हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। आज हमें लाइव यूएस से अमिताभ बच्चन ज्वाइन कर रहे हैं। जी अमिताभ साहब, कैसे हैं? ये अमिताभ बच्चन तुमने बना दिया। पिछले हफ्ते वही। तुम्हें किसने टेड क्रूज बना दिया था, टेड क्रूज जूनियर। तो अब ये लेबलिंग चल रही है कि हम जो है एक अलग शो स्टार्ट करते हैं। अपने कमेंट्स के अंदर जो लोग हमें बुलाते हैं उस हिसाब से फिर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। ऑल गुड हियर यार, यहाँ पे जुलाई 4 का सीन है तो लॉन्ग वीकेंड, अदरवाइज कांट कंप्लेन। कैसा आपने अपना 14 अगस्त कैसे गुजारा? 14 अगस्त हमारा जो था वो पूल पे गुजरा, अमरीकी स्टाइल में। और क्या किया, फायरवर्क्स थोड़े से देखे, दैट्स अबाउट इट। नथिंग टू क्रेजी। आई थिंक अमेरिका में हर चीज में अमेरिका इतनी घुसाते हैं कि मिली नगमे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर चीज ही मिली नगमा है ना। बट हाँ देयर वो देयर इज नो लाइक मिली नगमे। मिली नग में कोई नहीं है, वो थोड़ी सी होती है कि झंडे वंडे लग जाते हैं लोग गाड़ी पे, और लोकल परेड्स होते हैं, दैट्स अबाउट इट। आई गेस बॉर्न इन द यूएसए लोग चला देते हैं, बट वो भी हाँ, एक सेटेरिकल सा गाना है। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली। और सो। आजकल वैसे ही जो है वो पोलराइज्ड हुआ हुआ है सीन, तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काउंटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नो किंग्स। और वो फिर नया बिल भी पास हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प अपनी डेडलाइन से पहले उसको वन बिग ब्यूटीफुल बिल भी मिल गया, तो उस पे भी डिबेट चल रहा था। तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ 4 जुलाई दिस ईयर देन यूजुअल। चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है? बिग ब्यूटीफुल बिल यार, इट्स बेसिकली जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन पार्टी की जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो उनको हमेशा से चाहिए होता है, टैक्स कट्स फॉर द रिच, गरीबों से उनके बेनिफिट्स वापसी ले लो, इन द गार्ब ऑफ लाइक वर्क क्लॉजेस जो हैं वो उसको फ्रेम करते हैं। तो ये बिल है। इंटरेस्टिंग बात इस बिल की ये है, दो इंटरेस्टिंग बातें हैं कि 2008 के बाद से, कि क्राइसिस के बाद से रिपब्लिकन पार्टी में एक ग्रुप था जो कि बड़ा, जिसे हम कहते हैं डेफिसिट और डेट हॉक्स थे। तो ये जो गवर्नमेंट शटडाउन्स होते थे ये इनकी वजह से ही प्राइमरीली होते थे कि हम डेट सीलिंग नहीं बढ़ाएंगे और कर्जा आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया कि इस बिल के अंदर जो है जिस तरह से डेफिसिट इंक्रीज होगा और डेट इंक्रीज होगा, तो उन्होंने उसकी सपोर्ट कर दी। तो देव लॉस्ट दैट बैटल फुली। तो वो जो पार्ट था रिपब्लिकन पार्टी का ख़त्म, शुद्ध हो चुका है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल का इम्पैक्ट पर्टिकुलरली उन कम्युनिटीज़ में होगा जहां रिपब्लिकन्स इलेक्शंस जीतते हैं। और उस डिवाइड की वजह से, फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि नॉर्थ कैरोलिना के सेनेटर ने पब्लिकली अपोज किया कांग्रेस के फ्लोर पे खड़े होकर इस बिल को, और कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा और मैं रिटायर हो रहा हूँ इस टर्म के एंड पर। तो उस लड़ाई ने अब मिड टर्म के पूरे प्रोसेस को एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो क्या कहते हैं ट्विस्ट दे दिया है, जिसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी की लड़ाई और उसके साथ साथ इनके अपने कंस्टिट्यूएंट्स के जो नुकसान होंगे, गरीब कंस्टिट्यूएंट्स के, वो अब देखना होंगे कि किस तरह उस पे इलेक्शन होता है 2026 में। एंड स्पेशली इन द सेनेट, बिकॉज अगर सेनेट में एक बड़ा स्विंग हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रम्प के लास्ट 2 इयर्स जो हैं वो काफ़ी एक तरह से लेम डक प्रेसिडेंसी बन जाएगी। सो ही गॉट द बिल, बट एट परहैप्स अ वेरी हाई कॉस्ट टू हिज ओन पार्टी। आ जाते हैं लोकल बिल्स पर। सेकंड टीयर लीडरशिप जो है, जिसको कोई लीडरशिप नहीं समझता, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इमरान किसी को कोई परवाह नहीं होती वाइस चेयरमैन कौन है, सीनियर जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, इस तरह के सीनियर रहनुमा पीटीआई ने खत लिखी कि बस कर दो, नेगोशिएशंस कर लो, बातचीत कर लो। पर इतनी कोई पीटीआई इकोसिस्टम में वेव्स तो मुझे नहीं नजर आई। वो देर नॉट ट्रीटिंग दिस सीरियसली एट ऑल। आई थिंक जो स्टेट की तरफ से है, उन्होंने बड़ा एनालिसिस किया। उजैर, आपका क्या टेक है? कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज का आना, या कोई बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगेन बड़ी बात इसलिए नहीं है कि अगेन जब आप निगोशिएशंस मांग रहे होते हैं तो आप किस तरह से और किस पोजीशन से निगोशिएट करते हैं, दैट मैटर्स अ होल लॉट। तो इस वक्त अगर आप निगोशिएशंस मांग रहे हैं तो इट इज़ फ्रॉम अ प्रोफाउंड पोजीशन ऑफ वीकनेस, हम कह सकते हैं पीटीआई की। इस तरह की कमज़ोरी तहरीक इंसाफ की जो है पॉलिटिकल सीन पर पाकिस्तान के, जो है वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म और उनका आउस्टर हो रहा था,
उसके बाद से सबसे कमज़ोर तरीन पोजीशन है। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हम कह सकते हैं पीटीआई बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी डिप हो चुकी थी आफ्टर इन्फ्लेशन क्राइसिस ड्रामा एक्सेट्रा। और फिर एक रीबाउंड आया, और अब दिस इज़ नाउ अ डिफरेंट पॉइंट इन इन द पॉलिटिक्स फॉर द पार्टी। तो अब अगर आप निगोशिएशंस मांग रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को भी पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे कोई एज सच प्रेशर नहीं है, उन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया है। इकोनॉमिक लेवल पर एज सच कोई प्रेशर नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मईशत स्टेबलाइज हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर आपका पूरा का पूरा जो एक बेट थी डोनाल्ड ट्रंप पे, वो फॉल्टर हो चुकी है। वहाँ कोई थ्रेट नहीं है। और जो है अब पिछले हफ्ते मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो पीटीआई के यूएस इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो वो यही कह रहे थे कि डायस्पोरा लेवल पर भी अब बड़ा कूलिंग डाउन हो चुका है, कि वो इतना इतना ज़्यादा मेनिया नहीं है, हम कह सकते हैं एंगेजमेंट का जो चल रहा था पिछले 2 सालों में यूएस गवर्नमेंट लेवल की तरफ जो प्रेशर डाला जा रहा था हिल पे एक्सेट्रा। तो अगर आप उस अब निगोशिएट करेंगे तो क्या आपके पास निगोशिएट करने के लिए है? तो आई डोंट सी इट एज अ बिग न्यूज़, बट इट रिलेटिवली जो है फिर भी हमें सीरियसली लेना चाहिए लोगों को जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इन माय ओपिनियन। और वो इसलिए कि ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ें इस लड़ाई से। और अगर इस लड़ाई से आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो ये फिर एस्केलेट होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बट आई डोंट सी इमरान खान एटलीस्ट सीरियसली टेकिंग हिज ओन पार्टी पीपल। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक क्या फ़ायदा मुज़ाकरात का। बिल्कुल, कोई थ्रेड सा भी आया है कि अभी हम 9-10 मुहर्रम के बाद या अशूरा के बाद प्रोटेस्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता प्रोटेस्ट होगी अभी इतनी गर्मी में। अक्टूबर तक तो प्रोटेस्ट नहीं होनी यार, गर्मी इतनी है, और वही। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, कोई नहीं होते वही। प्रोटेस्ट गर्मियों में। जुलाई में नहीं प्रोटेस्ट होती। तो वो मुझे भी नहीं लग रहा। एजाज सैयद, जिसकी आप और मैं दोनों बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने लूट किया है कि प्रेसिडेंट जरदारी को हटा के शायद फील्ड मार्शल साहब प्रेसिडेंट बन जाए। मुझे इतना बिलीवेबल ये नहीं लगता, लेकिन ये जो कयास सराइयां हो रही हैं हर जगह कि अब जब रिजर्व सीट्स भी आ गई, 2/3 भी आ गई, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना फंडामेंटली चेंज हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट बरए रास्त रूल करेगी। तो मेरी नज़र में तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है कि आप, ये मॉडल से बेहतर क्या है कि सारी गालियां जो हैं वो सियासतदानों को पड़ें, वो एक फ्रंट मैन भी हो दुनिया भर में जाकर बोले कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, पीछे से सारी पावर आपके पास, कोई चीज आप मना नहीं कर सकते। तो ये कोई आपको मना नहीं कर सकता, तो कि क्या प्रेसिडेंट बनने का शौक है जब पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की कोई इतनी खास ताकत है भी नहीं? सो आई थिंक ये आजकल स्लो न्यूज वीक्स चल रहे हैं, इसलिए डिस्कशंस छेड़ने के लिए ये व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज मच टू इट। देयर, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक देयर इज मच टू इट। एंड अगेन, कोर जो व्यू होना चाहिए पॉलिटिक्स का वो ये है कि आपको पावर क्या मिलता है। प्रेसिडेंसी हैज नो रियल पावर, इट्स इट्स सिंबॉलिक एंड नथिंग बियॉन्ड दैट। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप जरदारी साहब को हटाते हैं उस पार्टी से, तो बेसिकली इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट जो इलेक्शन के बाद 2024 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से हुआ था। वो ये कि आप हमारी सपोर्ट करेंगे ओवर्टली नहीं तो पीछे से बैठ के, और इन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज पीपीपी को दी जाएंगी। दैट इज़ द अग्रीमेंट दैट हैज़ बिन इन प्लेस टू दिस डे। अगर वो अग्रीमेंट वायलेट होता है तो फिर आप पीटीआई पीपल्स पार्टी को के साथ कैसे डील करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, पार्टी उस पोजीशन की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। जो मैं सुन रहा हूँ वो ये कि इस रिजर्व सीट्स के बाद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए। और जो इंटरेस्टिंग 2-3 लोगों से मैंने पिकअप किया है कि क्या हो सकता है अगला स्टेप, वो पॉइंट करते हैं कि समथिंग लाइक इन द इंडोनेशियन मॉडल, जहाँ पोस्ट सुहार्तो इंडोनेशिया में फॉर्मलाइज कर दिया गया था फौज का रोल कॉन्स्टिट्यूशनली। तो शायद वो कह रहे थे कि ये अब नेचुरल, अगर आप स्टेप देखें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, अगर आपको मौका मिलता है तो दैट मेक्स द मोस्ट सेंस कि समथिंग लाइक द इंडोनेशियन मॉडल जहाँ फॉर्मलाइज कर दें। बट अगेन उसके अंदर जो मेरा व्यू है वो ये कि वो भी नहीं चलता पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जब आप अपने आप को फॉर्मलाइज कर देंगे पावर स्ट्रक्चर में, तो उस पावर स्ट्रक्चर की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसका क्रिटिसिज्म फिर आपने लेना पड़ेगा। एंड एज यू सेड विच आई एग्री विद, कि ये बेस्ट केस सिनेरियो है इस वक्त कि गालियां शहबाज शरीफ को पढ़ें, पीपल्स पार्टी को पढ़ें, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को पढ़ें कि गवर्न सही तरह नहीं करते, और आप पीछे से एसआईएफसी चलाएं और यू कैन हैव द इनफॉर्मल पावर
in the system as you want it, तो what better way to run the country than that. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच होगा, लेकिन अगर होगा, अमेंडमेंट्स की तरफ जाएगा तो प्रेसिडेंसी की तरफ नहीं जाएगा। मुझे लगता है वो SIFC के बाद एक और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर होगी। एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंसी टाइप के मैकेनिज्म्स में वो बात ही नहीं है कि आप वो उसको लेने की कोशिश करें। मुझे भी ये लगता है कि एस आपने जेब में डाल दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका इमीडिएट प्लान है। आप भी जो जिक्र कर रहे हैं, आरफा नूर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा डॉन में, जाहिद हुसैन ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा डॉन में। बट ज्यादातर स्पेकुलेशन ही हो रही है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। एज सच किसी के पास ना रोड मैप है, ना कोई प्लान है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना कोई सोर्स से पता चला है कि ये होने वाला है। तो मेरे ख्याल से सब हवा में ही सोच रहे हैं और हवा में ही बातें कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं now that they have this ace up their sleeve. But I think establishment का भी अभी कोई concrete plan नजर तो नहीं आ रहा और इस कि पे एक और immediately मैं चीज़ अगर they'll go for this. ऐड कर दूं, इस पे एक और चीज़ अगर ऐड कर दूं, वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा मोहतात होकर अगले 6-8 महीने में आगे चलना होगा। और उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अब प्रोग्रेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल, अगेन दिस इज़ अ सेगवे टू मे बी द सेकंड बिग न्यूज़ ऑफ द वीक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, कि देर इज़ अ रिपोर्ट नाउ कि इस हफ्ते, या हम जून जुलाई 5 को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 दिन पहले MBS के भाई DC आए, उन्होंने सीक्रेट मुलाकातें की ऑन अ पोस्ट गाजा, पोस्ट पैलेस्टाइन, पोस्ट वॉर, पोस्ट ईरान पैलेस्टाइन प्लान। बीबी नेतन्याहू मंडे को आ रहे हैं। कल की खबर है कि हमास ने जो सीज फायर प्रपोजल स्टीव विटकॉफ ने टेबल किया था 60 डे सीज फायर का, उसे इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सपेक्टेशन इस वक्त ये है कि अगले हफ्ते इस पे प्रोग्रेस होगा और सीज फायर होगी और फिर एक नया प्लान आगे बढ़ेगा। उस नए प्लान का पूरा जो एंकर है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ख्वाहिश है, वो ये कि इससे इस जंग से आगे बढ़ा जाए, गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन की जाए, जो कि सऊदी अरब और एमिरेट्स लीड करें उसे। दैट्स दैट्स द बिग पिक्चर प्लान। और उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, इब्राहिम अकॉर्ड्स 2.0, वो आगे बढ़ें, जिसका स्टीव विटकॉफ खुद एक CNBC इंटरव्यू में जिक्र कर चुके हैं, और भी बहुत लोग DC में जो ट्रम्प के करीब हैं इसकी बात करते रहते हैं। तो अगर आपका ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ये बात आगे बढ़ेगी, देन श्योरली इसके अंदर पाकिस्तान का एक रोल होगा। मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ, दिस इज नो नॉलेज, बट इन माय ओपिनियन देयर देयर कैन नॉट बी अ पोस्ट वॉर गाजा प्लान इन द रीजन, पोस्ट इजराइल ईरान वॉर, विदाउट पाकिस्तान बीइंग इन्वॉल्व। तो अगर पाकिस्तान का एक रोल होगा तो डोमेस्टिक लेवल पर आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपने पॉलिटिकल सिस्टम को मनूवर करना पड़ेगा, सो दैट दिस डजंट एंड अप बीइंग अनदर येमन टाइप फियास्को दैट नवाज शरीफ के ज़माने में जो हुआ था। तो अगर आपने ये करना है तो आपने अपनी पॉलिटिकल डक्स को एक रो में खड़ा करना पड़ेगा, जिसपे पीपल्स पार्टी अहम किरदार अदा करती है। और ऐसी चीज़ें नहीं करनी होंगी जिससे सिस्टम के अंदर आप फजूल की वॉलेटिलिटी इंसर्ट करें अहेड ऑफ दिस प्रोसेस बीइंग प्लेड आउट। तो आई थिंक ज़रूरी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, ड्राइवर सीट में और बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में देर नहीं लगती पाकिस्तान के निज़ाम में, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं पाकिस्तान में। ज़रूरी है कि मोहतात रहें और पॉलिटिकल साइड पे लोगों को अपने साथ रखें, एज अपोज टू उनको फजूल में छेड़ें इस वक्त। मुझे भी यही लगता है कि जेनिथ इनकी यही है। आई थिंक देव रीच द समिट टॉप। यहाँ से और ऊपर कहीं नहीं जा सकते। चले मैं प्रिडिक्शन दे देता हूँ जुलाई 5 2025 में कि 18 महीने से ज्यादा ये रेजिम नहीं चलेगी। और बिकॉज चलें। आई थिंक दे पीक्ड इसके जो ओवर कॉन्फिडेंस की आप जिक्र कर रहे हैं, वाइब्स फीलिंग्स उस तरह से यही आ रही हैं कि अब सर अब तो सब सेट है। जब आपको लगता है ना अब तो सब सेट है, अभी सब सेट होना खत्म हो जाता है। तो आई थिंक देव रीच दैट पॉइंट नाउ। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो इंटरनेशनल ट्रिगर होगा, वो नेशनल ट्रिगर होगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता। अगले 6 महीने में तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। एंड जब तक उजैर का मुल्क रहेगा तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी नहीं आएगी। दे आर वेरी हैप्पी विद दिस सेटअप। दे वांट टू इंश्योर कि पाकिस्तान हमारी साइड पे ही रहे। ना उन्होंने ईरान में डेमोक्रेसी आने दी, ना वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने देंगे। तो आई डोंट सी हाउ दे विल फॉल। बट
रिजीम्स हमने गिरती हुई देखी हैं पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में देखी हैं, और बड़े जल्दी गिरते हुए देखी हैं। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व सीट जजमेंट। मैंने तो एक वीडियो बना दी, कंडेम भी कर दिया। आपकी क्या राय है? थोड़ा एक नॉन सेंसिकल भी उसमें चीज है कि कुछ इलेक्टेड पार्टीज जिस तरह पीपीपी हैं, उनके केपी में इलेक्टेड सीट्स कम है और रिजर्व सीट्स ज्यादा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो ये जजमेंट आया है उससे जो एक नॉन सेंसिकल सिचुएशन बन गई है और हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी आ गई है, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? शहजाद, हमने जो है तारीख की किताबों में ही पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नॉनसेंसिकल जजमेंट्स होती कैसी हैं। एटलीस्ट इन माय अडल्ट लाइफ मैंने इतनी नॉनसेंसिकल जजमेंट्स उस तरह से नहीं देखी जिस तरह से तारीख में लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर, या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो कि मुशर्रफ के ज़माने में लास्ट इस्तेमाल हुआ था। वी वर वेरी यंग, तो डोंट रिमेंबर इट इन दैट वे, राइट। तो आई थिंक ये जो रिजर्व सीट्स की जजमेंट है, एटलीस्ट मेरी अडल्ट लाइफ में इट इज़ नाउ इन दैट के लिव्ड हिस्ट्री का हिस्सा है कि हमने भी देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह की अहमकाना और फजूल फैसले कर सकता है। अगेन अहमकाना कहने से शायद कंटेम्प्ट लग जाए, तो आई डोंट वही नो। सोच रहा हूँ कि ये उजैर यूनुस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं शाहिद आफरीदी का शहजाद भी नहीं कह फैन रहा, हूँ, ये मैं मैं कह रहा हूँ याया अमेरिका आफरीदी में का भी बैठ के। फैन हूँ, मैं आफरीदी इन का भी फैन हूँ। बड़ी अच्छी कढ़ाई होती है, बाकी सारी बातें उजैर। या तो मैं अमेरिका में बैठ के कह रहा हूँ, तो कंटेंट मेरे पे लगा दें, शहजाद पे नहीं। बट दिस इज व्हाट इट इज यार। मतलब अब जिंदगी में देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो जो तारीख में पड़ा था और फिर बाद में कहा था वो बड़ी गलती हो गई, वो अब होते हुए देख रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो ठीक है, इसका ये क्या है इम्पैक्ट भी आगे आने वाले महीनों में देख लेंगे। यार, थोड़ा फ्रूट ऑफ द पॉइजनस ट्री वाली बात है कि जब आपने एक दफा पार्टी से पहले, इलेक्शन से पहले बोल दिया कि वो पार्टी नहीं है, उनका सिंबल नहीं है, वो एज अ पार्टी नहीं जा रहे, तब से आप बस कान यूं पकड़ रहे हैं, कभी यूं पकड़ रहे हैं, अच्छा वो पार्टी है, अच्छा वो पार्टी नहीं है। पर जब आपने उनसे सिंबल ले लिया, जब वो एज इंडिपेंडेंट रजिस्टर कर रहे हैं, एज पीटीआई नहीं कर रहे, तो फिर वो पार्टी नहीं है। फिर अगर वो पार्टी नहीं है तो लीगली उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। तो इट मेक्स सेंस, बट क्योंकि आपने शुरू में एक जजमेंट ऐसा दिया जो जो टेक्निकली सही था, टेक्निकली इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे जिस तरह होने चाहिए थे, लेकिन आपने मिलियंस को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया एक पार्टी की कमी कोताही के लिए, उनकी गलती के लिए आपने वोटर से उनका जो डेमोक्रेटिक हक है तो सॉर्ट छीनने की कोशिश की। आई थिंक ओवर हियर द सेंस ऑफ टोटल जस्टिस या सेंस ऑफ इक्विटी शुड हैव टेकन प्रेसिडेंस ओवर द लेटर ऑफ द लॉ। तो उसके बाद से टेक्निकली दिस मेक सेंस कि भाई अगर पार्टी नहीं है, एज पार्टी नहीं गए, तो रिजर्व सीट्स कैसे मिल सकती हैं आपको? रिजर्व सीट आपको पहले से बतानी होती है कि अगर हम जीते तो ये लोग होंगे, आपने ना वो दी, तो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं है। सो या बाय बाय द लेटर ऑफ द लॉ जो आपने शुरू की जजमेंट दी है उससे यही फॉलो होता है, आई लेकिन थिंक इसके उसका अंदर अफेक्ट जो है वो नॉन सेंसिकल है। आई फुली एग्री कि वो जो ओरिजिनल सिन है वो तो सिंबल लेने वाली सिन है ना, जो हुई उसके बाद। आई थिंक एक और चीज़ उसमें ऐड करने की ज़रूरत ये है कि इसके अंदर खान साहब की, क्योंकि हुई डिसीजन मेकर हैं पार्टी की, उनकी अपनी पॉलिटिकल जजमेंट के फ्लॉज भी इस डिसीजन तक पार्टी को लेके आए हैं। क्योंकि देखें, जब इलेक्शन हुआ रिग था, हम इस पे हजार दफ़ा कह चुके हैं, रिग था, डिसनफ्रेंचाइज किया गया पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ स्लैश इंडिपेंडेंट्स के पास मौका था कि वो एक कोalition गवर्नमेंट बना सकते थे पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के। खान साहब की डिसीजन थी कि हमें नहीं लेना ये वाला पावर, एवरीथिंग और नथिंग। ठीक है, तो जब आपने नथिंग लिया तो आपने पार्लियामान के अंदर भी अपनी कमजोरी जो है वो बढ़ा दी। और उसके बाद आपके साथ जो हुआ वो हमारे सामने है, दिस जजमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो जब आप पॉलिटिकल savvy नहीं दिखाते पाकिस्तान के निज़ाम में और एक फील्ड जो है वो खुली छोड़ देते हैं, जो कि आपने पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रिजाइन करके छोड़ी थी जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हुआ, उस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो एडवांटेज आपका एडवर्सरी है वो तो लेगा, और उस एडवर्सरी ने आपका एडवांटेज लेता गया लेता गया लेता गया, अब आपकी जो है वो रिजर्व सीटें भी इसी तरह ले ली। तो अगेन समथिंग हैज़ टू बी सेड हियर अबाउट द लैक ऑफ मच्योर पॉलिटिकल जजमेंट द पीटीआई। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन यू हैव टू प्ले द गेम एज वेल इन अ सर्टन वे, और उन्होंने वो गेम भी उस तरह नहीं खेली जिस तरह शायद खेलनी चाहिए थी।
ये आप अराउंड अपने भी देख लें, हर किसी को जिसको गोदी में हर चीज मिल गई है और वो ग्राउंड अप से नहीं आया, उसको नहीं ये चीजें समझ में आती। नवाज शरीफ को भी एग्जाइल में जाकर फिर चीजें समझ में आई कि अच्छा होती क्या है। उससे पहले वो भी अपने आप को इमरान खान समझते थे। इमरान खान की अगर आप पीटीआई की भी तारीख देख लें, तो पीटीआई के जो और सीनियर मेंबर्स हैं, दे वांटेड टू रिमूव इमरान खान। इमरान खान ने उन सबको हटा दिया जो स्टॉलवर्ड्स थे, पार्टी के पुराने लोग थे। फिर जावेद हाशमी प्रेसिडेंट थे, ही केम आउट, आपने उनको हटा दिया। फिर आप हुकूमत में आए डील करके, बैकडोर, फौज की गोदी में बैठकर। उसके बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, आप पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप सड़कों पे निकल जाते हैं। उसके बाद आपके पास दो सबसे बड़ी असेंबलीज हैं, वो आप डिसॉल्व कर देते हैं। पूछते हैं भाई क्यों किया, बोलते हैं जनरल बाजवा के कहने पर किया। तो दिस constant नीड फॉर chaos एंड फाइट्स, उसमें ना फिर ये जो ऑल और नथिंग वाली बैटल होती है, अगर ऑल नहीं मिलता तो नथिंग मिलता है। तो वो बार बार इमरान खान वो बैटल हारे हैं। और अब भी अगर उनको नहीं समझ में आएगी कि यार पॉलिटिकली प्रूडेंट होने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन टू लूज द बैटल टू विन द वॉर, तो फिर कभी समझ में आएगी। या एंड दैट्स व्हाट्स लैंडेड हिम इन ट्रबल। मेरा तो अभी भी ये व्यू है कि जो लोग उनकी पार्टी के अंदर कह रहे हैं आप निगोशिएट करें, निगोशिएट पोजीशन ऑफ वीकनेस से होगा, लेकिन अभी भी बेहतर है कि निगोशिएट करके हम्म। एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाए फॉर न्यू रूल्स ऑफ द गेम। बट आई डोंट सी इमरान खान अग्रीइंग टू दैट एट ऑल। नहीं, इस तरह की भी लोग बुलशिट बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप जाके अडियाला बात कर रहे हैं। ये अगेन आई थिंक इट्स बिन अ स्लो न्यूज वीक, तो ये रैंडम जिसके हाँ। दिल में जो बात आई उसने बोल दी। एक दो हफ्ते तो नहीं, अब आई थिंक 2 महीने हो गए, पहले पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान, वो पॉडकास्ट पे भी आए थे, हमारी अच्छी एक गुफ्तगू हुई। लेकिन उन्होंने अभी रेफरेंस फाइल कर दिया है 26 पीटीआई लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट, कि इनको डिसमिस कर दिया जाए ओवर अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट ड्यूरिंग द असेंबली सेशन ऑन जून 27। और जब मरियम नवाज स्पीच दे रही थी तो ये केओस कॉज कर रहे थे। जी बिल्कुल, हम एक जनरल बात करें कि ये जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस बिहेव करते हैं, केओस करते हैं, गलत बात है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कस्टमरी बन चुका है, जब ऑपोजिशन पार्टी का कोई बोलेगा तो बाकी वो डेस्क भी बजाएंगे, शोर भी करेंगे। इसके ऊपर किसी पार्लियामेंटेरियन को निकालना, या किसी पंजाब असेंबली के स्पीकर को, या किसी भी असेंबली के स्पीकर को ये एफर्ट करना कि हम असेंबली मेंबर्स को निकाल देंगे, ये करने के ऊपर, ये मुझे अनडेमोक्रेटिक लगा। आई फुली एग्री। और जिस तरह का शोर शराबा और अनपार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट जो हम अगर उसको बड़े क्लासिकल सेंस में देखें, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरे रीजन में होता है, टर्की तक में होता है, यूरोप की कई पार्लियामान में ऐसा होता है हमने देखा है। उसके ऊपर आप लोगों को निकाल दें पार्लियामान से और अगेन पाकिस्तानी अवाम को, शहरियों को डिसनफ्रेंचाइज कर दें, अनडेमोक्रेटिक है और अगेन नहीं करना चाहिए। बट दिस इज़ द होल थिंग राइट, क्या वो अनचेक पावर इतना बढ़ चुका है कि इट्स लाइक हाउ डेयर यू डिसरप्ट। हालांकि यही काम, इसी तरह के काम नून लीग किया करती थी 18 से 22 तक। ठीक है अब ना, वो करते हैं इमरान ये खान काम, साहब की ये एक है, पूरी स्पीच हमारी मौजूद है, पार्टी पहली का स्पीच। काम यही है हाँ। पार्लियामेंट में डेस्क हाँ, तो बजाना, जब वो चीजें क्या करते फेंकना। थे तब आप 10 बजाते थे, आपने सराउंड कर लिया था खान साहब को उनकी पहली स्पीच के अंदर, जहाँ से लड़ाई पार्लियामान में शुरू होती है उस दौर की। तो वो सही था, अब गलत है। दिस इज लाइक बचकाना हरकतें। आपके दोस्त भी तो इस तरह के आर्ग्यू करते थे ना, कि जब पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की कोशिश की इमरान खान ने, तो वे लाइक यार देखो नहीं रिस्पेक्ट करते पार्लियामेंट। एंड देन ही वाज लाइक के हाँ बट इमरान खान भी तो स्पीच दे रहे थे तो लोग नारे मार रहे थे, तो वो भी तो गलत था। एंड आई वाज लाइक गुड गुड फॉल्स या इक्विवेलेंस ओवर हियर। स्वात ट्रेजेडी अनफोल्डेड आफ्टर वी हैड रिकॉर्डेड लास्ट वीक्स एपिसोड। तो मैंने तो वीडियो बना के अपनी राय दे दी। उजैर आपकी क्या राय है, गवर्नमेंट फेलिंग या नेचुरल डिजास्टर? नहीं, आई मीन इट इज कॉन्स्टेंटली 2022 के भी जब टेरेबल फ्लड्स हुए थे, तब भी मैंने ये लिखा था कि और कहा भी था कि अ लॉट ऑफ दिस इज पॉलिसी फेलियर। क्योंकि देखें, अब स्वात की ट्रेजिडी हुई उसके बाद पहला नोटिस क्या आता है कि सारी की सारी जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसका क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो भाईजान, पहले क्या कर रहे थे आप? नहीं, पहले लाइसेंस किसने दिया किसने? लाइसेंस दिया किसने और हाँ, किस तहत दिया? जोनल लॉज किसने फॉलो नहीं किए? किसको कितने पैसे खिलाए गए उस वक्त? या ठीक है, लोगों की जान गई उसकी वजह से। ये 2022 के फ्लड्स में भी हमने देखा था।
तो जब आप ट्रेजिडी के बाद जो है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होते, हम्म। होते हैं बिल्कुल, दुनिया भर में होते हैं। लेकिन पहले आप अपनी जो है पॉलिसी लेवल पे कोताहियों को ठीक करें। ये नहीं हो सकता बार बार पाकिस्तान में कि हर सैलाब के बाद, हर इस तरह की ट्रेजिडी के बाद अगले दिन नोटिस आ गया कि भाई अब जो है वो इंक्रोचमेंट क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो रहा है। इसी तरह कराची में हम देखते हैं कि फ्लडिंग हो जाती है, फिर जो है मुर्तज़ा वहाब या कोई पीपल्स पार्टी का रहनुमा आके कहता है कि अब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई है, अब कचरा साफ होगा। भाईजान पहले क्या कर रहे थे? पहले इन्फोर्स क्यों नहीं कर रहे थे कानून को? तो इट इज़ ट्रैजिक। उसके साथ साथ फिर वो एक पूरी गुफ्तगू भी हुई रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर, के मौजूद थे नहीं थे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लाया गया, वगैरह वगैरह। अगेन आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, डिबेट होता है, एक हफ्ते के लिए हुआ बेसिकली, Right. उसके बाद लोग भूल जाते हैं अंटिल द नेक्स्ट ट्रेजिडी। बट दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की जो कोर है वो ये है कि कनेक्टेड लोग इंक्रोच करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। पैसा दिया जाता है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है, और फिर आम शहरी की जान जाती है, और उसके बाद जो है एक बेसिकली ड्रामा रचाया जाता है कि अब हम ठीक कर रहे हैं सबको। दैट इज़ द कोर। जब तक आप कोर को ठीक नहीं करेंगे, इस तरह की ट्रेजिडीज होती रहेंगी। हमारी जो इलीट है अपने बच्चों को बाहर रखती है, अपने इलाज करवाने बाहर जाती है, अपना अपना देखें लाइफस्टाइल और आवाम का देखें। प्लीज जरा आवाम को थोड़ा ये भी बता दो कि नॉर्मल मुल्क किस तरह चलते हैं। अगर आप जा रहे हो, आई डोंट नो, अगर अभी आप बीच पर थे, वहां पर एक लाइफ गार्ड होगा, वहां पर कहीं करीब कोई रेस्क्यू फैसिलिटीज होंगी, उनको पता होगा कि अगर रेगुलर ड्राउनिंग्स होती हैं या अगर लेट्स से शार्क भी आ गई है, लेट्स से कहीं ऑस्ट्रेलिया में शार्क आई है, पूरे बीच पे साइंस लग जाएंगे, यहाँ अलर्ट शार्क हो होती जाता है, है, या यहाँ फोन पे अलर्ट आ क्रोकोडाइल्स होते जाता है। हैं। वहां लाइफ गार्ड खड़े हो जाएंगे कि यार आप लोगों ने नहीं जाना, ये शार्क इन्फेस्टेड वाटर्स हैं। इतनी बेसिक चीजें कि भाई एक फ्लड आ रहा है, एंड सलमान अकबर राजा ने मेरी नजर में बहुत कैलसली बोला कि आनंद फानन आ गया फ्लड, हम क्या कर सकते थे। आनंद फानन फ्लड नहीं आ रहा था, आधा घंटा लगा था उसको आने में। कितना मुश्किल है यार एक एम्बर अलर्ट देना, एक फोन पे अलर्ट देना, एक सायरन बजा देना। आपके पास ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा, कुछ इफ्तार के टाइम वो सायरन्स बजते हैं। अगर रेगुलर फ्लडिंग होती है, आपने इंक्रोचमेंट्स नहीं हटानी, बिल्डिंगें नहीं तोड़नी, एटलीस्ट ये कर दें कि यार अगर एक फ्लड ऊपर से आ रहा है तो रास्ते में जितनी मस्जिदें होंगी उनके सायरन बजने शुरू हो जाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। और एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो प्लीज उधर लोगों को बताएं कि नॉर्मल मुल्क किस तरह चलते हैं। इसी तरह होता है। और अगेन दिस इज़ द ट्रेजिडी के ये जो प्रोसेसेस हैं, ये कोई रॉकेट साइंस के प्रोसेसेस नहीं हैं। ये पाकिस्तान में जंग के दौरान इस्तेमाल हो चुके हैं, नेचुरल डिज़ास्टर में होते हैं दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% लोगों की ज़िंदगी बचा लेंगे। ऐसा नहीं होता कि हवाई के कोस्ट के बाद शार्क अटैक्स में लोगों की जान नहीं जाती, बिल्कुल जाती है। लेकिन एक प्रोसेस है जिसके तहत बता दिया जाता है लोगों को कि कुछ समथिंग डेंजरस इज अबाउट टू हैपन। अगेन मैं यहाँ आज इस हफ्ते बीच पर ही मौजूद हूँ। तो यहाँ अगर रेन का फोरकास्ट होता है और फ्लैश फ्लडिंग होती है, तो एम्बर अलर्ट आपके फ़ोन पे बजना शुरू हो जाता है। फ्लैश फ्लडिंग, शेल्टर इन प्लेस, डोंट गो एनीवेयर, इस रूट पे ना जाओ, ये हैविली प्रोन टू फ्लडिंग है, एक्सेट्रा। तो अगेन पाकिस्तान में भी हो सकता है, लोग डिजिटाइज हैं, लोग कनेक्टेड हैं, मस्जिदें हैं, सायरन बजा सकते हैं। करना नहीं है, असल मसला ये है। और अगेन कोर असल मसला ये है कि आम शहरी की ज़िंदगी जो है उसकी कदर नहीं है। तो जब उसकी कदर नहीं होगी तो यही ट्रेजिडी होगी। सलमान अकरम राजा जैसे और भी बहुत लोग हिस्टोरिकली ऐसी बातें कर चुके हैं। ही जस्ट वन अनदर वन इन दैट लिस्ट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि बस ये हो गया और लोगों की गलती है। भाई लोगों की गलती नहीं है, आप एक प्रोसेस बनाएं और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। न्यूज रैपअप पे चलते हैं। गवर्नमेंट एक्सेस बैंक ट्रांजैक्शंस, डिजिटल इकोनॉमी की इतनी बात होती है, लोगों को आप बोलते हैं कि भाई डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनो, पाकिस्तान जहां बिस्तर के नीचे कैश रखा जाता है वो कल्चर खत्म करो। फिर आप ये छोटी छोटी चवन्नियां चुराने के लिए लोगों पे कि एसएमएस अलर्ट्स महंगे कर दो, पर ट्रांजैक्शन पैसे बढ़ा दो, एटीएम विड्रॉल पे पैसे बढ़ा दो। ये करने से आपके 10-20 रुपए पर ट्रांजैक्शन शायद आपको ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप एक ओवरऑल डिस्करेज कर रहे हैं एंड यू आर पुशिंग पीपल टुवर्ड्स कैश। इनफैक्ट ये तो आपको और कम कर देनी चाहिए कि यार एसएमएस अलर्ट फ्री कर दो, कंसिडरिंग कितना
फ्रॉड होता है, कितने लोगों के डेबिट कार्ड चोरी कर दिए जाते हैं। यहाँ जो जहाँ मैं हूँ वहाँ लोग काम कर रहे होते हैं, उनके यहाँ ऐसा हो जाता है कि यार इजी पैसा से पैसे निकाल दिए। गेटिंग रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम सच दैट के आम आदमी भी, सड़क वाला आदमी भी डिजिटल एप्स की तरफ आए। इजी पैसा, जैस कैश, जो भी नया पे, नोबडी स्पॉन्सर्ड, तो जितने भी हैं उस तरफ आए। आप उल्टा उनको डिस्करेज कर रहे हो। जस्ट जस्ट ट्राइंग टू अर्न 100 200 मोर फ्रॉम एवरी कस्टमर हु हैज अ बैंक अकाउंट। बस ये इस तरह की चीज़ें शायद इसीलिए होती हैं कि आपके बजट डॉक्यूमेंट्स में एक गैप है, और वो गैप आपने पूरा करना है, तो somebody डिसाइडेड कि अच्छा भाई इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसका इतना परसेंट हम अगर कलेक्ट कर लें तो हमारा जो रेवेन्यू गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बात मैं काफ़ी दफ़ा लोगों को याद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, अकाउंटिंग मिनिस्ट्री है। उसने बुक्स बैलेंस करनी है हम्म। टू गेट द नेक्स्ट ट्रांच फ्रॉम द आईएमएफ। तो ये इसी तरह की पॉलिसी चलती रहती है। अगेन इट्स अपसाइड डाउन, इट्स एब्सर्ड। और मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो कि खुद बैंकर है, हम्म। जिनको बहुत मालूम है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर बैरियर्स क्या हैं एंट्री के आम शहरी के लिए, उन्होंने इस तरह का प्रपोजल जो है वो अप्रूव करवा दिया। डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, बट हियर वी आर, दे हैड टू गेट द numbers done somehow. SMS alert service fee has been hiked from rupees 1200 to 2000। क्या पॉइंट है आपके पैसे लगते हैं एसएमएस करने में, मतलब Yeah, इनसेन। makes no इससे sense. लिंक्ड है कि हमारी, खुर्रम हुसैन ने भी आर्टिकल लिखा है प्लेटफॉर्म स्टोन, कि हमारी जो सैलरी क्लास है वो बिल्कुल ही ब्लीड की जा रही है। जो आप बात कर रहे थे कि जो जिनको नहीं टैक्स करना उनको नहीं टैक्स करना, फिर जो रह जाते हैं बेचारे सैलरी क्लास, उन्हीं के आप पीछे पड़े रहते हैं। 555 बिलियन सैलरी क्लास ने दिया है पिछले साल में, जो 50% इंक्रीज है फ्रॉम द लास्ट फिजिकल ईयर, विच इज 188 बिलियन मोर देन द प्रीसीडिंग ईयर। तो अगर आप 555 से 188 माइनस करें तो ये ऑलमोस्ट 50% बन जाता है। एंड 100% मोर देन द कंबाइंड टैक्सेस पेड बाय रिटेलर्स एंड रियल एस्टेट सेक्टर। तो अगर पाकिस्तान में आप लोगों को देखें तो सबसे अमीर ये रियल एस्टेट सेक्टर में है, बिजनेस में है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहे हैं? सैलरी वाले बेचारे। कुछ अगेन वो बेचारे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, छोड़ नहीं कर सकते, स्टक हैं, डायरेक्ट आएगा, छुप नहीं सकते। तो उनको आप खून निकाले जा रहे हो उनका। उनका खून चूसे जा रहे हैं और हम्म। बाकियों को जो है वो रियायत दिए जा रहे हैं। इसके अंदर जो मुझे एक और इंटरेस्टिंग बिट अभी नज़र आया वो ये कि गाड़ियों इंपोर्ट गाड़ियों का टैक्स कम किया गया है। हाँ, तो अगर आप उस इंपोर्ट एसयूवीज के का। अंदर भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कम किया गया है परसेंटेज पॉइंट्स के लिहाज से, और फिर वो क्वांटम भी उसका बनता है, वो 1800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियां यानी कि अमीरों की गाड़ियों के लिए लैंड सबसे क्रूजर ज़्यादा सस्ती हो टैक्स। गई है। हाँ, लैंड क्रूजर सस्ती हो गई है उसकी वजह से। तो क्या कहने हुकूमत पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री के कि इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की तो अपने ही दोस्तों के लिए, अपने ही लिए, अपने तरह के लोगों की गाड़ियों के लिए, आम शहरी की गाड़ी के लिए टैक्स कम नहीं हुआ उस तरह। लेकिन 1800 सीसी से ऊपर लैंड क्रूजर क्लास के लिए जो है वो बड़ा डिस्काउंट दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान ने। आई थिंक अब इनकलाब आएगा, क्योंकि हमारी जो ये जेंजी एस्थेटिक्स के लिए टेमू, अली एक्सप्रेस चाइना से सस्ती चीजें मंगवा रही थी, वो इस हफ्ते चौंक गए होंगे जब उन्होंने लॉग इन किया होगा और टीमू प्राइसेस कोई 200, कोई 300, कोई 500% बढ़ गई है। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से है, ऐसा नहीं है कि चाइना में चीजें महंगी हो गई हैं। आपने जो शिपिंग पे टैक्सेशन लगाई है, कस्टम्स लगाए हैं, रिवाइज किए हैं, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि टेमू और अली एक्सप्रेस पे चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एंजॉय करें दराज की सर्विस, जहां आप चप्पल ऑर्डर करें तो पता नहीं चलता कि वो 1 इंच की चप्पल आ जाएगी जो डेस्क पे रखनी है, या अगर आप रियल मैड्रिड की टी शर्ट ऑर्डर करें और अंदर से लाहौर कलंदर की निकल आए, वो दराज अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टीमू अब अनअफोर्डेबल है। अनअफोर्डेबल है। थैंक यू मिनिस्टर हम्म। औरंगजेब, थैंक यू शहबाज शरीफ। यही कह सकते हैं हम। मैं चाहता हूँ कोई ये क्लिप आउट कर दे हम दोनों को और ट्विटर पे वायरल कर दे, व्हेन पीपल आर डाइंग दीज टू आर साइलेंट बट टीमू प्राइसेस गो अप एंड लुक एट देम क्राई। एंड दे आर थे नहीं, मुझे तो लगता है कोई क्लिप कर देगा ये थैंक यू शहबाज शरीफ, थैंक यू हाँ। औरंगजेब हाँ। वाला, के देखें ये जो है अनइलेक्टेड हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं ये। अच्छा, मॉनसून रेडीनेस पे नसीम अहमद ने आर्टिकल लिखा है वार्न करते हुए कि भाई
नहीं है आप मॉनसून रेडी, प्लीज कुछ कर लें। पीडीएमए ने एक और अलर्ट जारी कर दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो रहे हैं, तो फ्लडिंग के और बहुत चांस हैं। अगर आप लोगों की ड्रीम हुंजा वेकेशंस प्लान थी तो प्लीज अभी उनको रोक लें। लियारी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उसी तरह जो हम थ्रू आउट इस पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे हैं कि मुर्तजा वहां पहुंच गए, उन्होंने बोला हमने तो वार्निंग लगा दी थी, हमने तो लेटर भी चिपका दिया था कि ये बिल्डिंग जो है वो नहीं है स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये गिर जाएगी, पर लोग नहीं गए। भाई मतलब आप गवर्नमेंट है। आपका काम है इवैक्यूएट करना हाँ। लोगों को जबरदस्ती। हाँ। ये तो मतलब अगर कोई मर्डर कर दे, पुलिस जाए बोले यार हम तो गए थे, हमने लेटर भी चिपकाया, उसने बोला मैं नहीं अरेस्ट होऊंगा, हम आ गए। अगर है स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, अगर आप हुकूमत हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपने पता भी कर लिया स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, आपको पता भी है गिर रही है, उसके बाद गिरती है, तो फिर तो आप क्रिमिनली लायबल हैं, बिकॉज यू न्यू दिस वुड हैपन। दिस मेक्स इट वर्स फॉर द गवर्नमेंट कि भाई सब जानते हुए आपने फिर भी आपने कुछ कुछ नहीं नहीं किया। किया। हाँ, आप उसको टेप कर देते, लोगों को निकाल देते, रात में कोई घुस के होमलेस लोग रहना शुरू हो जाते, वन कैन से नेग्लिजेंस। बट आपने फैमिलीज को वहां रहने दिया, और अभी भी फ्राइडे फिफ्थ है, अभी भी लोग नहीं निकाले गए हैं रबल के अंदर से, लोग मरे हैं। सो इट्स दिस इज ऑन द गवर्नमेंट। 100% ऑन द गवर्नमेंट। एंड अगेन ये कोताही जो है आपको हर जगह नजर आती है। अच्छा, अब उसके अंदर पुशबैक क्या होगा कि जी कहाँ रखते, क्या करते उनको? भाई आप गवर्नमेंट हैं, किसी ग्राउंड में आप शेल्टर बना देते 2-3 दिनों के लिए, काम शुरू कर देते स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बढ़ाने का। उनको आप कैश स्टाइपेंड दे देते कि भाई आप कहीं और जाके रह लें, आप अपने रिश्तेदारों के घर में रह लें, आपको हम डेली स्टाइपेंड दे देते हैं। देर आर मैनी वेज टू इंसेंटिवाइज पीपल टू गेट आउट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज कोलैप्सिंग, जहाँ उनके अपने बच्चे मरेंगे। कम से कम यही बात कर देते लोगों से निकालते हुए कि भाई हम आपको इसलिए निकाल रहे हैं आपके घर से कि आपके बच्चों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करें। आपने वो कुछ नहीं किया। और अब आप जो हैं, अब होगा पूरा का पूरा ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो भी इसका एक्रोनिम है, वो अब हर जगह करेगी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशंस 1-2 हफ्ते तक। और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। एंड इट्स इजियर टू डू इन लियारी, अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले कुछ सालों में कई देखे हैं लियारी में, आपने जा जाकर इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़ी हैं, क्योंकि वो एक गरीब नेबरहुड है, वहां आप लोग ये कर सकते हैं। तो फिर यही होगा कि जो 20-30 सालों से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन बाय द लेटर ऑफ द लॉ, छज्जा बाहर आया हुआ है, बाग बाहर आया हुआ है, टॉप फ्लोर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, वो तोड़कर आप ये दिखाएंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो इंसेंटिवाइज भी अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, हुकूमत का काम है, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बट अगर तो आपको पता है स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है, भाई वो आए ना जाए, पुलिस अंदर जाए, बोले थैंक यू वेरी मच प्लीज कम आउट, मतलब इट्स लाइक एन एवैक्यूएशन। इट्स लाइक अगर आग लगी होती तो आप ये तो नहीं वरी करेंगे ना कल इनको कहाँ डालना है, आप बोलोगे भाई वो कल का सोचेंगे हमने क्या करना है। अभी बाहर निकलते हैं, सिंध गवर्नमेंट की ही डिस्कशन हो रही है, तो मैंने देखा कि इस हफ्ते एजुकेशन नंबर जो हैं, लिटरेसी नंबर जो हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सिंध में जो हैं, वो ट्विटर पे काफी वायरल हो रहे थे। अबिस्मल अबिस्मल नंबर, आई थिंक सिंध गवर्नमेंट पीपीपी की 18 साल में सबसे बड़ी फेलिंग ही ये है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे जरूरी इशू ही एजुकेशन है, उसमें इतना फेल करना, स्पेशली आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, जब चीजें डिवॉल्व हो गई हैं और प्रोविंशियल लेवल पर है। इस पर यूसुफ नजर ने द नेशन के लिए भी एक आर्टिकल लिखा है, मास्किंग सिंध एजुकेशन फेलियर्स। तो वो जाकर आप लोग पढ़ें कि द हार्ड ट्रूथ 17 years ऑफ पीपीपी रूल हैव ब्रॉट रिग्रेशन नॉट प्रोग्रेस। तो दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स की बात करना या बिलावल भुट्टो का अंग्रेजी बोलना, अगर सिंध के बच्चों को आप बेसिक एजुकेशन नहीं दे सक रहे, तो नंबर वन फेलिंग पीपीपी गवर्नमेंट की यही बिल्कुल नंबर वन फेलिंग है। और अगेन एक आर्ग्यूमेंट 18 अमेंडमेंट से पहले किया जाता था कि जी बजट नहीं है। आप 18 साल के एजुकेशन बजट उठा के देख लें, सिंध के बेतहाशा बजट बढ़ाया गया है एजुकेशन के लिए। तो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उसमें कितनी करप्शन है, कितने लीकेजेस हैं, कितना वेस्ट फ्रॉड एंड अब्यूज, इफ़ आई वर टू यूज़ है। डोनाल्ड ट्रम्प्स टर्म, हो रहा है। तो उस पर भी देखने की ज़रूरत है। और अगेन, अगर पीपल्स पार्टी अपना जो है सियासी फ्यूचर पाकिस्तान में इम्प्रूव करना चाहती थी सीरियसली, अगर, तो मेरे लिए तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बना रहा था तो मैं कहता 18 साल पहले हम हुकूमत में आए थे,
आई विल शो के जो नेक्स्ट जनरेशन है पीपल्स पार्टी की, अगले 5 जो हैं जूनियर वजीर, सीनियर वजीर भी नहीं, अगले 5 जूनियर वजीर जो हैं वो सिंध के पूरे डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक स्कूल से निकल के एजुकेशन हासिल करके अब हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती दिखाने की पाकिस्तान अवाम को कि हम सीरियस हैं वेलफेयर और ह्यूमन डेवलपमेंट के। वो नहीं हुआ, उल्टा आपने रिवर्स कर दिया कि बेतहाशा पैसा डाला सेक्टर के अंदर, और उसका फल क्या निकला? उसका फल निकला कि आपकी लिटरेसी रिड्यूस हो रही है, बढ़ नहीं रही है। शेमफुल। आई थिंक हमारा ना पब्लिक इंटरेस्ट भी बहुत कम है। थर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, या खैबर पख्तूनख्वा में लोग डूब रहे हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है जब हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तनकीद करना हो। हम बैठकर ये रिफॉर्म डिस्कस नहीं करते कि पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी ये सारी इलीट पार्टीज हैं। एंड फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स आई वुड से पीएमएलएन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल, इन तीनों में बेस्ट है। बट रिगार्डलेस तीनों एक एलीट पार्टीज हैं, एलीट स्टेटस को पार्टीज हैं। वो अवामी मफादात के लिए स्टेटस को ओवरथ्रो करके रेवोल्यूशन लाकर अवाम का फायदा वो कर ही नहीं सकते। उनके अंदर, उनके जेनेसिस में ही नहीं है अब, उनकी कैपेसिटी में ही नहीं है अब। ये बैठ कर हम लोग डिस्कशन करें, वो हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ आपको लोगों का गम, लोगों की जान, लोगों के बच्चे यूज करने होते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। इवन ये जो न्यूज अभी वायरल हो रही है, इट्स नॉट बिकॉज एनीथिंग हैज रिसेंटली हैपेंड, इट्स बिकॉज अदर थिंग्स आर हैपनिंग, तो यूर लाइक ये वायरल कर दो। जिस तरह लाहौर का लास्ट ईयर का अंडरपास डूबा हुआ था, जब सवात में ट्रेजिडी हुई, पीटीआई वाले सारे अकाउंट्स ने वो पोस्ट कर दिया। यार लोग मर रहे हैं और आपको ये होता है कि अच्छा मैं दूसरी वाली हुकूमत को जलील करने के लिए कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर लूं। सो आई डोंट थिंक एनीबडी जेन्युइनली केयर्स के सवात में लोग मर गए हैं, या एनीबडी जेन्युइनली केयर्स कि थर में बच्चे नहीं जा रहे स्कूल। दीज आर जस्ट टॉकिंग पॉइंट्स बेस्ड ऑन योर पॉलिटिकल या एफिलिएशंस या पीपल। एंड पीपल विल मूव ऑन until the next tragedy या basically. आई एम श्योर जो आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, सो संडे को जाएगी, दिल भी लाइक ये लोग अभी भी सवात की बात कर रहे हैं, ये तो याद भी नहीं है इनको लोगों को क्या। जस्ट टू एंड इट ऑन अदर सैड न्यूज, लिवरपूल के प्लेयर हैं, स्ट्राइकर हैं डियोगो जोटा। लिवरपूल कोविड में वो जीती थी लीग कोई 20-25 साल बाद, फिर अब जाकर वो प्रॉपर एक अभी लीग जीती है, जिसमें सेलिब्रेशन हुई। उसके बाद उनकी शादी हुई अगले महीने, और उसके कुछ ही हफ्ते बाद उनका ये कार क्रैश में इंतकाल हो गया भाई के साथ। सो जस्ट ट्रैजिक एंड शोज यू हाउ फिकल लाइफ इज। साथ ही साथ पैलेस्टीनियन फुटबॉलर हैं, वो इजरायली एयर स्ट्राइक में मर गए, मार दिए गए, इसराइल ने उनका कत्ल कर दिया है, मोहम्मद अल लीली। So yeah, man, please make the most of life. Life is very fickle, and these are sad news. Yeah, live every day. That's all Yeah, we can say. yeah. And if we're talking about football, uh, Uzair's disgusting club has been exposed for defending Thomas Partey, who I'm sure Uzair is still a supporter of the team, लेकिन जो club का behavior रहा है in protecting somebody who's involved in heinous crimes, I think was नो, abysmal. And आज एब्सोल्युटली शेमफुल। उसका मैं कल परसों पूरी पढ़ रहा था रिपोर्ट, एंड इट्स नॉट ओनली शेमफुल के क्लब ने उसे सस्पेंड नहीं किया, और जो है क्लब उसको उन मुल्क नहीं लेकर गया जहां वो अरेस्ट हो जहाँ सकता था, ये एग्जैक्टली बोलकर के वो उसकी इंजरी है। सो अर्टेटा एग्जैक्टली ने उसको हर जगह प्रोटेक्ट किया है यार, ये तो। एग्जैक्टली फुल ऑन कवर अप किया। आई मीन इन half decent process would have made sure that he would have been suspended without pay until the investigations are concluded, and the club should have released that statement. Arteta should have never played him in the games, regardless of the importance of the player. And again, ये crisis जो है, Arsenal will have to do a lot to regain the trust of its own fans, क्योंकि these things are very much like, मेरे जितने भी आर्सेनल के ग्रुप्स हैं, all of us are very upset that this happened in this way, because again we live in 2025, और इस तरह की चीज़ें टॉलरेट नहीं करनी चाहिए किसी भी क्लब के अंदर, और वो बिलखुसूस एक क्लब ऐसे जिसने क्लब के अंदर। ओजिल को सस्पेंड कर दिया था फॉर पोस्टिंग अ पिक्चर विद अर्दोगान। एग्जैक्टली exactly. आपने ये किया, बट ऑल्सो इन अ क्लब दैट हैज़ अचीव्ड फिनोमिनल सक्सेस ऑन द वुमेन साइड। ठीक है ना? तो इस क्लब की एक लेगेसी है, एक तारीख है फॉर वुमेन्स फुटबॉल एज वेल। तो अब आप सोचें कि आपकी जो फीमेल स्टार्स हैं, जिन्होंने चैंपियनशिप्स जीती हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस क्लब को, एट अ टाइम व्हेन द मेंस टीम हैज़ फॉलन बिहाइंड फॉर इयर्स,
right? And they've kept up that at least legacy of success and excellent performance on the female side of the sport. आप उनसे कैसे बात करेंगे? उनको आप अपनी तरफ कैसे लाएंगे? उनका ट्रस्ट कैसे बहाल करेंगे? So it's absolutely shameful what they did, and there has to be serious accountability of the fact that they let a player play with pay and protected him throughout this process. Absolutely shameful. एक किटमैन को भी तो आपने निकाल दिया था फॉर पोस्टिंग समथिंग प्रो पैलेस्टाइन। आई थिंक समबडी वुड वर्क एट आर्सेनल फॉर 20 years। सो शेमफुल, absurd ये है कि एक शेर भाग गया घर से लाहौर में। आई डोंट नो अगर आपने देखा, एंड अटैक्ड मदर एंड 2 children आई बिलीव, वो इंजर हुए हैं। फिर मैंने देखा समा टीवी वाला जब इंटरव्यू लेने गया लोगों का, तो 2 लोग आकर उन्होंने बड़ी बदतमीजी की। आई एम अज्यूमिंग दे वर द पीपल हु ओन्ड दैट लायन। क्या आपकी, कितना छोटा है आपका, क्या आपको लगता है कि मुझे घर पे शेर रखना चाहिए सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ? कोई मुश्किल नहीं है, जिसके भी घर में शेर है सब मोहल्ले वालों को पता होगा। गवर्नमेंट को चाहिए ये पहले क्रैकडाउन करे कि ये लार्ज कैट्स घर पे रखना, एज पेट्स रखना। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी इस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। क्या मुल्क है यार, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़े यहाँ पे। या अब उस पे जिन लोगों के जो है वो पेट लायंस हैं, शायद उनसे उनका ही टैक्स ऑडिट करना शुरू कर दें तो दोनों तरफ बेहतरी हो जाएगी, टैक्स साइड में भी और इस तरह की हरकतों की कमी में भी, यही हम कह सकते हैं। एक और स्टोरी इम्पोर्टेंट शहजाद इस हफ्ते की, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर एज वेल, इट वाज गुड टू सी कि ये हुआ डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान टेंशंस। मच्छेरों की और जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो प्रिजनर्स हैं दोनों ममालिक हम्म, के, एक दूसरे की जेलों में, उसकी लिस्ट एक्सचेंज की गई। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो 246 246 इंडियन प्रिजनर्स, जिसमें से 53 सिविलियन हैं और 193 193 फिशरमैन हैं, उनकी लिस्ट दी गई। भारत की तरफ से 463 पाकिस्तानी प्रिजनर्स की लिस्ट दी गई, जिसमें से 382 सिविलियंस हैं और 81 फिशरमैन हैं। ये लिस्ट एक्सचेंज की गई। मेरा अगेन एक पर्सनल व्यू हमेशा से रहा है कि ये जो प्रिजनर्स हैं ये सबसे कमज़ोर तरीन शहरी हैं दोनों ममालिक के, और जो भी हो जाए, जितनी भी लड़ाई हो जाए दोनों ममालिक के दरमियान, ज़रूरी है कि इन बेचारे लोगों को, उनके ख़ानदानों को जो है वो एक तरह से रिलीफ दिया जाए, इन्हें रिहा किया जाए। सो वन होप्स दैट लिस्ट एक्सचेंज हो गई, इस पे प्रोग्रेस होगा। हर थोड़े साल बाद होता है थोड़ा बहुत प्रोग्रेस, बट टू मी इट वाज इम्पोर्टेंट टू सी कि ये जो एक रूटीन प्रोसेस है, क्या ये चलेगा विद द वॉर एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉर बिहाइंड अस। और ये हुआ, गुड गुड डेवलपमेंट। अब इनको रिहा भी कर दें, क्योंकि अगेन ये कोई जो है वो स्पेशल एजेंट्स और गवर्नमेंट के फौजी और ऑफिसर्स नहीं हैं, ये सबसे गरीब तरीन शहरी हैं भारत और पाकिस्तान के, जो कि एक दूसरे की जेलों हम्म। में हैं। इनको छोड़ दें, इनको अपने घर जाने दें। बिल्कुल, वीर ज़ारा से मैंने भी यही कंक्लूजन ड्रॉ किया था। अगर इंडिया का जिक्र आ ही गया है तो आपने शशि थरूर और बिलावल भुट्टो के इंटरव्यूज देखे? आई थॉट के बियॉन्ड भारी भरकम अंग्रेजी लव, शशि थरूर की परफॉर्मेंस थोड़ी अबिस्मल थी, बिकॉज जो इंडिया का नैरेटिव है थोड़ी भी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के सामने वो बिल्कुल ही क्रम्बल हो जाता है। इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू हम कह रहे हैं ना तो मान लो, अगर नहीं होता तो हम ऐसा करते। अब ये मतलब गैस लाइटिंग, चीटिंग हस्बैंड वाली आर्ग्यूमेंट्स है सारी। डिड यू गेट अ चांस टू सी? आई गॉट अ चांस टू सी एक्सर्प्स, नॉट द फुल थिंग। जो मुझे उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट था, कि उनसे जब बात की गई कि गुड फेथ जेस्चर्स क्या हो सकते हैं भारत की तरफ मुज़ाकरात का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो उनका ये कोट है, ये डॉन में मैंने पढ़ा। इट सेज, कोट, एज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद पाकिस्तान where terrorism is one of the issues that we discuss, I am sure Pakistan would not be opposed to any of these things, end quote. वो these things क्या थी? It was the possibility of extraditing people such as Hafiz Saeed from LET, and Jaish Chief Masood Azhar. I'm sure that he did not mean these specific people, but the fact कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है तो इस तरह के जो मिलिटेंट्स हैं, जो इंडिया को जिनकी ज़रूरत है और शायद पाकिस्तान की तरफ से और किसी तरह के लोगों की ज़रूरत है, उस पर बात हो सकती है। तो दैट टू मी स्टूड आउट as a very important remark by Bilawal Bhutto Zardari. Um,
क्या इसको भारत में सीरियसली लिया जाएगा टू स्टार्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग? आई डोंट थिंक एट द मोमेंट इट विल बी टेकन दैट वे, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट ही मेड दैट पॉइंट इन दैट इंटरव्यू। हम तो एंड करने वाले थे, लेकिन हम अगर इस सेगवे पे निकल ही गए हैं, इंडियन, वाज इट द वाइस डिफेंस चीफ जिन्होंने बोला कि भाई हम, ही ऑलमोस्ट सेट कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ जंग लड़ रहे थे। आई थॉट कि काफी डायरेक्ट चाइना के ऊपर अटैक था, या उनकी इंडिया फॉरेन पॉलिसी ठीक है, प्रो चाइना नहीं है, एंटी चाइना ही है, लेकिन इतने वाजे लफ्जों में कि चाइना पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर हमसे जंग लड़ रहा है और हमसे लड़ने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, ऑलमोस्ट felt like India saying that we were fighting a war with China and we need to prepare for a war with China. What did you think of those remarks? I found it like pretty interesting in the sense के, और फिर उस पे वो शेखर गुप्ता ने एक एपिसोड भी की, आई थिंक ही referred to it as how China used borrowed knife Pakistan to hurt India. I think that was the title if I remember it correctly, something like a borrowed knife, etc. बोरोड क्या हमने वापस थोड़ी देनी है। हाँ, लेकिन उसके अंदर मुझे ये हैरानगी हुई कि अब देखें अल्टीमेटली, अगर आपका क्रिटिसिज्म या आपका क्रिटिक ये है कि चाइना पाकिस्तान को हथियार देता है, तो नंबर एक, मुफ्त के तो नहीं देता, पाकिस्तान उसके पैसे देता है। और एस पाकिस्तान ने एस तो, 400 कलकत्ता में बना है। हाँ, नहीं वो एग्जैक्टली exactly उसी तरफ मैं आ रहा था कि नंबर एक तो ये है। नंबर दो के भारत के पास भी जो वेपन सिस्टम्स हैं वो S-400 रशियन है, रफाल फ्रेंच है, और ड्रोन्स इजरायली हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई बोरोड नाइफ इंडिया वाज यूज्ड बाय रशिया, फ्रांस एंड इसराइल टू हर्ट पाकिस्तान? नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें, हथियार होना और हथियार का इस्तेमाल करना, इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है किसी भी चीज़ में। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ लोगों को, बिकॉज दिस एयरफोर्स गाय ऑन द यूएस साइड एक्सप्लेन्ड इट टू मी इन दिस वे। उसने कहा कि भाई देखो, तुम फार्मूला वन देखते हो, फार्मूला वन सीजन के शुरू के अंदर मैक्स वर्स्टैपेन और लियम लॉसन की गाड़ी एक ही थी, ठीक है ना, रेड बुल थी, विनिंग गाड़ी मैक्स थी। मैक्स वर्स्टैपेन वर्स्टैपेन टोन 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 टोन। मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट पे था, लियम लॉसन 20वें नंबर पे फिनिश कर रहा था उसी गाड़ी के अंदर। तो उसने कहा सिर्फ गाड़ी का होना जो है वो चीज़ नहीं होती, एक ह्यूमन वेयर होता है, ह्यूमन ट्रेड क्राफ्ट होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उस पर इन्वेस्टमेंट होती है। ये सारी चीज़ें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और वो आपको यूक्रेन रशिया की जंग में भी फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है कि द यूक्रेनियंस हैव बीन विद लिमिटेड रिसोर्सेज फार मोर इनोवेटिव एंड अडेप्ट एट यूजिंग टेक्नोलॉजी अगेंस्ट द रशियंस, फॉर एग्जांपल। तो मुझे अजीब चीज़ ये लगी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब जहाँ रिकग्निशन हो रही है कि जी हमारे लॉसेस हुए, हमारा डिफेंस शॉर्टकमिंग थी, हमें उसे इम्प्रूव करना है, दैट वाज द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वाज बीइंग मेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। आप ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तानी टैलेंट ने, पाकिस्तानी फौज के सोल्जर्स ने, ऑफिसर्स ने आपको आउट मनूवर किया। आप अभी भी उसी पे लटके हुए हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते थे अगर इनके पास चीन का माल नहीं होता। तो भाई माल तो सब दुनिया से खरीदते हैं, हर ओपन मार्केट है, आप भी खरीद लें, आपको किसने रोका है? आप भी तो खरीदते हैं ना एडवांस माल। आप अमरीकी F-35 खरीद लें, डोनाल्ड ट्रम्प तो आपको कह रहा है कि हमसे खरीदो F-35, या तो क्यों नहीं खरीदते? इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट बोरोइंग वेपन सिस्टम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। या बाय ऑल अकाउंट्स द रफाल इज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन द JF-10 और द JF-17। तो टेक्नोलॉजी आपके पास बेहतर है, बोरोड नाइफ आपकी भी है, आप भी कोई मुंबई में ना जहाज बना रहे हैं ना ही डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। एंड ये भी खबरें आई थी कि नॉट जस्ट इजरायली ड्रोन्स बट ऑपरेटिव्स भी इंडिया में थे, हेल्पिंग विद द ऑपरेशंस ऑफ द ड्रोन्स। तो आप तो लोग भी उनके बिठाकर काम कर रहे हो यार, तो आई गेट इट कि थोड़ा रनी ब्लडी नोज एम्बैरेसिंग है, लेकिन अब इतने भी एक्सक्यूजेस ना बनाए। आई थिंक ये अवाम में आपकी भी चूरन नहीं बिकेगा। एंड जो लोग हमें ट्रोल कर रहे थे जब हम ड्यूरिंग द वॉर रिपोर्ट कर रहे थे, एट दिस पॉइंट इंडियन ऑफिशियल स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है कि जो हम बातें कर रहे थे वो सच थी। तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। इवन दो अपेरेंटली कुछ अनब्लॉक हो गए हैं, तो अगर इंडिया में आप लोग हमें VPN के अच्छा। बगैर देख सकते हैं। कोई ड्रामा वाले चैनल तो अनब्लॉक हो गए हैं, कुछ ऐसी न्यूज आई थी। अच्छा। तो आई डोंट नो अगर हम अनब्लॉक हुए। अगर आप इंडिया में अब हमें VPN के बगैर देख सकते हैं तो हमें बता दीजिए। उजैर, आप वापस अपना 4th जुलाई वीकेंड
एंजॉय करें एक कुछ। एक रिकमेंडेशन मैं दे दूं, आई वॉच्ड इट, आई फाउंड इट फैसिनेटिंग, आई डोंट नो आपने देखी है डॉक्यूमेंट्री के नहीं, इट्स कॉल्ड शार्क विस्परर ऑन नेटफ्लिक्स। नहीं। यार बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, यू शुड वॉच इट इफ यू लाइक द ओशंस एंड क्रेजी पीपल डूइंग क्रेजी थिंग्स इन अंडर इन द ओशंस, बट it's about a woman called Ocean Ramsey, that's her name, she's amazing conservationist, बट वो बगैर केज के स्विम करती हैं टाइगर शार्क्स और वाइट शार्क्स के साथ, एंड शी हैज दीज बॉन्ड्स विद दीज शार्क्स जहाँ वो उनको पेट करती हैं और लेट मी गेस उजैर, शी इज वाइट। of course. ऑफ कोर्स। Of course. But it's an amazing documentary, so that's my recommendation of the week. आप देखें, and it's just it makes you rethink sharks and what kind of creatures they are. आई एम गुड, आई एम गुड। आई थिंक You'll only आई watch your plane documentaries, plane no, crashes I in West. believe in the, for lack of a better word, the humanity of dolphins, the humanity of orcas. I feel mammals in general ना, उनमें ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है। ऑफ कोर्स सारे ही जानवर में थोड़ी बहुत होती है, तो sharks also I'm sure have feelings, have personalities, are not just killing machines. But I am not willing to look at sharks in any other way than how Jaws Well, showed them to फिर me। you should मैं watch the डरा हुई हूँ, documentary at least. मैंने नहीं शार्क से दोस्ती करनी, उनको इंसान समझना। वो शार्क्स हैं, वो आपको मारेंगी, उनसे दूर रहो। On that note, अगले हफ्ते तुमने माय मिलते हैं। ऑक्टोपस टीचर देखी है? नहीं, that's on my list, I'm gonna हाँ, तो watch it. you'll लाइक दैट। उसमें भी एक अजीब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो जाए, इट्स नॉट, इट्स प्लेटोनिक, बट द वे द डायर डॉक्यूमेंट्री इज फ्रेम, वो जो उसकी इतनी दोस्ती हो जाती है एक ऑक्टोपस के साथ कि इट्स दीज थिंग्स आर फैसिनेटिंग। Yeah. जोक्स असाइड, थैंक यू जैर, एंजॉय योर वीकेंड, Hafiz. बारबेक्यू करो, खुश रहो, और आप लोग सब भी खुश रहें। टेक केयर, खुदा हाफिज।